2023 को अलविदा कह रहे हैं और साल 2024 का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि कैसा रहा साल 2023, तो साल 2023 अपने आप में कई ऐतिहासिक उपलब्धियों को समेटे रहा। कई ऐसी खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानियां देश भर से हमारे सामने आईं, जिन्होंने हमें भारतीय होने पर गौरवान्वित होने का मौका दिया। देश भर से कई ऐसी खूबसूरत तस्वीरों को, कई ऐसी खूबसूरत कहानियों को आज भी हम समेट कर लेकर आए हैं, जिन्हें साल 2023 में बहुत ज़्यादा दर्शकों का प्यार मिला। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि कचरे को कंचन में परिवर्तित करें और साल 2023 में अनेक ऐसी खबरें, ऐसी कहानियां हमारे सामने आईं, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। कहीं सुपारी के भूसे से उसके जो रेशा होता है उससे खूबसूरत उत्पाद तैयार किए गए, विदेशों में एक बड़ी मार्केट खड़ी कर दी गई, तो कहीं बेकार पड़ी प्लास्टिक से बस स्टॉप बना दिया गया, तो कहीं बेकार पड़ी प्लास्टिक से खूबसूरत उत्पाद तैयार किए गए। जी हाँ, कुछ गांव के गांव संगठित प्रयास से स्वच्छता की ऐसी नज़ीर प्रस्तुत करने लगे जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा भी कई ऐसी खूबसूरत कहानियां रहीं जिन्हें दर्शकों का मिला भरपूर प्यार। आइए देखते हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में सुपारी की खेती एक बड़ा व्यवसाय है और पूरे देश में यहाँ से सुपारी खरीदी जाती है। लेकिन सुपारी के साथ जुड़ा एक नया व्यवसाय देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सुरेश और उनकी पत्नी मैथिली ने सुपारी के भूसे के रेशे से कई अनोखे उत्पाद तैयार किए हैं और इसके जरिए वो लोगों को रोजगार का एक जरिया भी उपलब्ध करा रहे हैं। सुरेश सुपारी के रेशे से ये खूबसूरत सजावट की चीजें, ट्रे, प्लेट, हैंडबैग तैयार करते हैं। आज इन चीजों की देश विदेश में खूब मांग है। कहते हैं कि जो चीज एक आदमी के लिए कचरा है, वही दूसरे आदमी के लिए खजाना भी हो सकती है। और इसीलिए दक्षिणी कश्मीर में एक सरपंच ने अपने गांव को कचरा मुक्त बनाने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की। फारूक अहमद लोगों को कचरे के बदले में सोने के सिक्के देते हैं। ये हैरानी वाली बात है, लेकिन गांव का जो भी इंसान प्लास्टिक के कचरे नदियों नालों में जाने देने के बजाय इकट्ठा करके उन्हें देता है, उसे वो बदले में सोने का सिक्का देते हैं। हालांकि ये कचरा 20 क्विंटल से ज्यादा होना चाहिए। हमने गिव पॉलिथीन टेक गोल्ड का एक नारा दिया और उस नारे को हमने हाल ही में 2 गोल्ड कॉइन्स दी। हमने हर दिन जो है 2 घंटे इसमें रखा और 2 सफाई साथी हमने नियुक्त किए अपने इसमें हलके में। पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहब के मंडल अमलोह के गांव ब्रोंगा जेर में सफल किसान बायोजेट किल अभियान चला रहे हैं। ये किसान जानते हैं कि खुले में पराली जलाने से प्रदूषण होता है, जहां लोग सांस की बीमारियों के संपर्क में आते हैं, जबकि बायोजेट किल प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित भट्टी में फसल अवशेषों को जलाने से पराली, मक्की, गन्ना आदि की जो रहद होती है उससे निजात मिलती है। इससे बायोजेट कंपोस्ट यानी कि कच्चा कोयला प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न फसलों में बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसका जो फायदा है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन का वो ये है कि जो इससे बायोचार बनता है उसमें कार्बन पूरा रिटेन हो जाता है। तो जो ओपन में आग लगाई जाती है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक तो कार्बन पूरा रिटेन हो रहा है, प्लस जो बायोचार बन रहा है उसकी अपने आप में न्यूट्रिशन कैपेबिलिटीज़ बहुत है। मतलब सॉइल हेल्थ बढ़ाने में, सॉइल की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाने में, वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अपशिष्ट से धन, पृथ्वी को प्लास्टिक से बचाने के अथक प्रयासों में ये वर्तमान में चर्चा का विषय है। तेलंगाना का एक छोटा सा गांव पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक को कम करने की दिशा में 3R को अपने जीवन में अपनाया है। ये है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। और देखिए किस तरह ग्रामीणों ने पानी की बोतलों जैसे कि फेंके गए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके एक मिनी बस स्टॉप का निर्माण किया है। अब ये बस स्टॉप सभी की आंखों को भा रहा है और लोग यहाँ सेल्फी और फोटो लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। इस बस स्टॉप को बॉटल हब भी कहा जाता है।
2023 कई मायनों में बहुत खास रहा। कई ऐसे नवाचारों की खबरें आईं जिन्हें दर्शकों का बहुत प्यार मिला। हमने दिखाया अपने इस प्रोग्राम में कि किस तरह से ज़रूरत पड़ने पर किसी बुजुर्ग ने एक ऐसी कार का निर्माण कर दिया जो सिर्फ सौर ऊर्जा से चलती है, तो कहीं बहुत सारे विद्यार्थियों ने मिलकर एक ऐसी साइकिल बनाई जो कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, और कई ऐसी बैटरीज का भी निर्माण किया जिन्हें दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसके अलावा कई और ऐसे नवाचार हुए, जैसे कि कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाकर छात्रों ने दिखाया कि वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से नवाचार दर्शकों को बहुत ज्यादा भाए। मिलिए एंटनी जॉन से, जो पहले आवागमन के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का उपयोग करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ वो एक इलेक्ट्रिक कार चाहते थे जो उन्हें बारिश और धूप से बचा सके, और इसीलिए हरित प्रौद्योगिकी के समर्थक 67 वर्षीय करियर सलाहकार एंटनी ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग से बचने के लिए अपने दम पर एक इलेक्ट्रिक कार बना डाली। एनआईटी हमीरपुर के छात्रों ने इस्तेमाल कुकिंग ऑयल के प्रयोग से मैनुअल तरीके से बायोडीजल तैयार किया है। इस बायोडीजल के इस्तेमाल से अब जनरेटर और अन्य बायोडीजल से चलने वाले उपकरणों को संचालित किया जा सकेगा। इस उपलब्धि को संस्थान में अध्ययनरत मैकेनिकल विभाग के एमटेक विद्यार्थी विजय महतो ने हासिल किया। उन्होंने 1 लीटर यूज्ड कुकिंग ऑयल से 910 मिलीलीटर बायोडीजल तैयार किया। गौरतलब है कि बायोडीजल के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण कम होगा, क्योंकि गाड़ियां इसके इस्तेमाल के बाद कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेंगी। साल 2023 में सामुदायिक प्रयास से बदलती तस्वीर की खबरों को भी दर्शकों ने बहुत सराहा। कहीं गांव के लोगों ने आपसी प्रयासों से सूखी पड़ी नदी को पुनर्जीवित कर दिया, तो कहीं बंजर पहाड़ को उन्होंने खूबसूरत औषधीय वन में परिवर्तित कर दिया। कहीं जन सहभागिता से ऐसी नज़ीर देखने को मिली कि लोग आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखने लगे, तो कहीं बंजर भूमि में सोना उगाने की भी खबरें सामने आईं। तमाम ऐसी खबरें रहीं जिन्हें दर्शकों से बहुत प्यार मिला। सामुदायिक प्रयास से बदलती तस्वीर देखनी हो तो मध्य प्रदेश के उमरिया में जरूर आइए, जहां ग्रामीणों ने आपसी प्रयास से किस तरह पहाड़ी बंजर भूमि को औषधीय वृक्षों के घने जंगल में तब्दील कर दिया है। आज से लगभग 20 साल पहले तक ये स्थान इस तरह हरा भरा नहीं था, लेकिन लोगों की अथक मेहनत से 20 हेक्टेयर की बंजर पहाड़ी भूमि अब औषधीय वन में परिवर्तित हो गई है। ये प्रयास है जिले के 2 गाँव ग्राम अमुआरी और तुमदर के लोगों के। खेतों में गुनगुनाती गीत गाती ये महिलाएं विकास की एक नई इबारत लिख रही हैं। ये महिलाएं हैं गया जिले के शेरघाटी प्रखंड के नकडुपा ग्राम की, जो श्रीविधि से खेती करके न केवल अपनी आय में कई गुना का इजाफा कर रही हैं, बल्कि प्रकृति का संरक्षण भी कर रही हैं। दरअसल श्रीविधि खेती करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कम लागत लगती है और कम पानी की जरूरत पड़ती है, और उत्पादन होता है बेहद अच्छा। इसमें जैविक खाद का प्रयोग होता है और पशु के गोमूत्र और गोबर से खेती की जाती है। अच्छी खबरों का ये सफर अभी बहुत लंबा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अभी बहुत सारी खबरें आपको दिखानी है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। ये ज़रूरी नहीं कि उजाला सिर्फ चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी होते हैं कई घर रोशन। और इसी रोशनी की चमक में चार चांद लगे साल 2023 में, जब शिक्षा की अनूठी मुहिम की कई खूबसूरत तस्वीरों ने दर्शकों का मन मोह लिया। आपको दिखाएंगे शिक्षा में गृहिणियों का योगदान, तो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार बाल मजदूरी से बचाने के लिए युवाओं ने उठाया बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनके हाथों में कॉपी और कलम पकड़ाया गया, उनको शिक्षित करने का बीड़ा उठाया गया। आपको ये भी दिखाएंगे कि किस प्रकार प्राचीन गुरुकुल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है एक स्कूल, जहां पर बच्चों को रीति रिवाज से जोड़ा जा रहा है, उन्हें परंपरा का भी ज्ञान दिया जा रहा है। देश भर से अनेक खूबसूरत तस्वीरें, आइए देखते हैं। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में स्कूल का बस्ता। चौंकिए मत, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक गांव में कुछ खास स्टूडेंट्स पढ़ाई करने निकले हैं। इस स्कूल को आप बुजुर्ग महिलाओं या दादी और नानी का स्कूल कह सकते हैं। इनकी उम्र भले 60 से लेकर 90 साल तक की हो, लेकिन पढ़ाई को लेकर इनका उत्साह एकदम बचपन वाली फीलिंग लेकर आता है। मुंबई से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर है ठाणे। यहाँ के मुरवाड़ इलाके में एक ऐसा स्कूल है जहाँ के स्टूडेंट्स 60 साल से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाएं हैं। स्कूल का नाम मराठी में है आजी बाईची शाला, जिसका हिंदी में मतलब है बुजुर्ग महिलाओं की पाठशाला। जिस उम्र में नानी दादी अपने नाती पोतों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती हैं, उस उम्र में ये खुद स्लेट, पेंसिल और किताबें लेकर पढ़ने जा रही हैं, वो भी पूरे यूनिफॉर्म में। स्कूल में लगभग 30 दादी माँ है, पढ़ने के लिए आती है रोज। उनकी उम्र लगभग 60 साल के आगे है। समूह में सक्रिय रूप से क्षेत्रीय बोलियों को सीखते और योग ताइक्वांडो में हाथ आजमाते युवा सेपा अरुणाचल प्रदेश के पास रंग गांव में स्थित एक स्थानीय गुरुकुल शैली स्कूल के विद्यार्थी हैं। जी हां, ईस्ट कामेंग जिले के रांग गांव में बीते करीब 2 साल से संचालित किया जा रहा है न्यूबू न्यागम येरको, अरुणाचल प्रदेश का पहला ऐसा औपचारिक स्कूल जहां गुरुकुल शैली में बच्चों को मौलिक जनजातीय संस्कृति, भाषा और विरासत संबंधी शिक्षा दी जा रही है। यह संस्था मौलिक जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने और उन्हें सहेजने का काम भी सफल तरीके से कर रही है। इस अनोखे स्कूल के निर्माण के लिए स्थानीय पारंपरिक बांस की झोपड़ियां बनाई गई हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से नामपू नामलो और निखी नामलो भी कहा जाता है। ये झोपड़ियां प्राचीन समय में पारंपरिक शिक्षाओं के प्रसार के लिए बनाई गई थीं और अब यहाँ ध्यान और योग की कक्षाएं संचालित होती हैं। खिलखिलाते चेहरों और नन्हे कदमों के साथ जिंदगी को जीने चले हैं हम। किताबों से दोस्ती कर नाच गाते जिंदगी को जानने चले हैं हम। घर की रचनाकार गृहिणी किसी डिग्री की मोहताज नहीं रही है। मैनेजमेंट से लेकर प्लानिंग और पैसों से लेकर पढ़ाई का ध्यान रखती ये हाउसवाइफ एक बेहतर शिक्षक है, जिसका उदाहरण है ये संध्या शाला, जहां साबरमती रिवर फ्रंट पर बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों की चहेती शिक्षक बनी हैं ये गृहिणियां। घर की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर अपना वक्त निकालकर इन मासूम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रही हैं महिलाएं। यहाँ पे आने का मेरा मकसद यही है कि इन बच्चों को हम कुछ सिखा सके, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिससे बच्चे आगे आ सकते हैं। बच्चे आगे आते तो वो सिर्फ अकेले ही नहीं आते, उनकी पूरी फैमिली आगे आती है, उनकी पूरी कम्युनिटी आगे आती है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोरे गए। मैं बड़ी होके पुलिस बनूंगी। इन मासूम आँखों में पलते सपनों को उड़ान देकर किताबी शिक्षा को रोचक तरीकों और प्यार से पढ़ाती ये गृहिणियां इनकी शिक्षक के साथ साथ दोस्त भी हैं और इसी वजह से स्कूल में 7 घंटे पढ़ने के बाद भी इन बच्चों को यहाँ आना पसंद है।
पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के असीम मंडल के लिए निजी ट्यूशन आय का एकमात्र स्रोत है, लेकिन लगभग 5 साल पहले असीम और उसके 3 युवा दोस्तों ने बंजारा समुदाय के वंचित बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू किया। दरअसल बंजारा समुदाय एक अस्थायी कॉलोनी में रह रहा है जो कल्याणी सिल पंचल स्टेशन के सामने स्थित है। स्कूल खुलते ही मानो इन बच्चों को मंजिल की राह मिल गई। यहाँ शिक्षा से वंचित समुदाय के 40 छात्रों में 25 लड़कियाँ शामिल हैं। यहाँ परामर्शदाताओं ने पाठ्यक्रम को केवल शिक्षाविदों तक ही सीमित नहीं रखा है। बच्चों को नृत्य, संगीत और कला जैसी सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी सबक मिलता है। यहाँ के बच्चों को पाठ के साथ नियमित भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। उनकी खिलखिलाती मुस्कान से उनकी खुशी साफ झलक रही है। हमारे देश के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब भी हमारे देश के लोगों को मौका मिलता है वो अपनी प्रतिभा से इतना कुछ खास करके दिखाते हैं कि लोग उनके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं। ऐसी ही कई तस्वीरें साल 2023 में देखने को मिली। साल 2023 में ट्रांसजेंडर्स के सशक्तिकरण की कहानियों को दर्शकों ने खूब सराहा, तो दिव्यांगों के हौसले और जज्बे को भी लोगों ने सलाम किया। ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और यहाँ चाय की चुस्कियाँ लेते ये लोग अपनी अपनी ट्रेन के इंतजार में हैं। लेकिन ये टी स्टॉल कुछ खास है क्योंकि इसको चलाने वाले ट्रांसजेंडर्स हैं। सबसे खास बात ये है कि यहाँ इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करता। ये है रानी जो इस टी स्टॉल की संचालिका है। इसको चलाने की सारी जिम्मेदारी रानी के ही कंधों पर है। रानी का मानना है कि समाज की मुख्य धारा से जोड़कर और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर ही ट्रांसजेंडर्स की दशा और दिशा दोनों में आमूलचूल परिवर्तन लाना संभव है। पहले जैसे रास्ता में घूमता था, कोई कोई ऐसे चढ़ाता था, दूसरा उल्टा सीधा बोलता था, मन में दुख लगता था। अभी ऐसा नहीं है क्योंकि दुकान में बैठा हूँ, एक लड़की को जैसे इज्जत करके बात करके दुकान से चीज़ खरीदता है, हम लोग को भी ऐसा इज्जत देके के रेस्पेक्ट करके सामान लेता है, हम लोग देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मूक बधिर लोगों ने पोहा एंड शेड्स नाम का रेस्टोरेंट खोला है। इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि इसे डिजाइन भी मूक बधिर लोगों ने ही किया है। इसे खोलने वालों से लेकर तैयार करने वाले तक सभी लोग दिव्यांग हैं। इस रेस्टोरेंट में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी के कुल्हड़ और बर्तन और पत्ते से बनी थालियों का इस्तेमाल किया जाता है और खाना परोसा जाता है। यहाँ सिर्फ इशारों में काम होता है। यहाँ ना कोई मालिक है और ना ही कोई नौकर। यहाँ पर सभी सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और मिल बांट कर काम कर रहे हैं। रेस्टोरेंट से होने वाली कमाई भी ये लोग आपस में ही बांटते हैं। अच्छी खबरों का ये सिलसिला अभी बहुत लंबा है। अभी बहुत सारी कहानियां आपको दिखानी बाकी हैं, लेकिन वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं वो कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
साल 2023 अपने आप में कई खूबसूरत यादों को समेटे हुए है। कई शानदार तस्वीरें जिन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। जी हाँ, सेवा परमो धर्मा के जज्बे को चरितार्थ करती कई कहानियां दर्शकों को बहुत पसंद आईं। कहीं उम्र की सीमाओं को पार कर लोग एक दूसरे की मदद को आगे आए, एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, तो कहीं भूखे को भोजन खिलाने का बीड़ा उठाया कई लोगों ने। कई ऐसी तस्वीरें जिन्होंने भावुक होने को मजबूर कर दिया। जी हाँ, ऐसी भी तस्वीरें आई जब मेडिकल इमरजेंसी जहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी की सहूलत पहुँचाने के लिए एक महिला ने एक मेडिकल एम्बुलेंस ही बना डाली। बहुत सारी तस्वीरें जिन्होंने लोगों का दिल जीता। आइए देखते हैं। जज्बे के आगे उम्र कोई मायने नहीं रखती। इसी बात को चरितार्थ कर रही हैं वडोदरा की नर्मदा बेन, जिनकी उम्र 84 साल है और सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहा है। और इसीलिए नर्मदा बेन भूखे, बेसहारा और निराश्रित लोगों का सहारा बन उनके जीवन में रोशनी बिखेरने का काम कर रही हैं। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठकर 250 से 300 लोगों के लिए खुद खाना बनाती हैं और अलग अलग इलाकों में फुटपाथ पर रहने वाले अस्पताल के मरीजों और उनके रिश्तेदारों को खाना पहुंचाते हैं। राहगीर भी उनकी सेवा में शामिल होते हैं। नर्मदा बेन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रोजाना दाल, चावल, खमन और शीरा जैसे व्यंजन बनाती हैं और फिर काशी विश्वनाथ, बादामी बाग, कीर्ति मंदिर और मांडवी जैसी जगहों पर जाकर पूरे सम्मान के साथ लोगों को खाना परोसती हैं। ये है कुन्नूर की राधिका शास्त्री, जिन्होंने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की मेडिकल संबंधी परेशानी को काफी नजदीक से समझा और फिर इसमें सुधार लाने का फैसला किया। राधिका कुन्नूर में डीम नाम का एक कैफे चलाती हैं, लेकिन अब वो मशहूर हैं अपनी एम्बुलेंस एम्बुरेक्स के कारण। राधिका ने लोगों की मदद करने के लिए एक खास एम्बुलेंस का निर्माण किया और उसे नाम दिया एम्बुरेक्स। आज ये एम्बुलेंस हजारों ट्रिप्स कर चुकी है और लगातार लोगों की जान बचाने और उनकी सेहत से जुड़ी रोजाना की दिक्कतों को दूर करने का काम कर रही है। आंध्र प्रदेश के सुदूर जिले श्रीकाकुलम में स्थित है एक गैर सरकारी संगठन यूथ क्लब बेज्जीपुरम। यूथ क्लब बेज्जीपुरम वंचित लोगों को सशक्त बनाने और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम कर रहा है। 20 शिक्षित युवाओं की कोशिशों से 1980 में स्थापित इस यूथ क्लब ने हजारों ग्रामीण परिवारों के जीवन को बदल दिया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले लोगनाथन के प्रयास भी बहुत खास हैं, जिन्होंने असहाय बच्चों की मदद करने के लिए टॉयलेट तक साफ किया। अपनी लगातार कोशिशों से वो समाज में बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं। बेजुबान जानवरों और पशु पक्षियों से प्रेम की भी कई खूबसूरत तस्वीरों ने साल 2023 में सभी के दिलों को छुआ। उदयपुर का गौरैया हाउस हो या अलीगढ़ का पक्षी निवास, कोबरा टीम हो या फिर डॉग्स के संरक्षण करने के लिए काम करने वाली संस्थाओं के प्रयास, इन कहानियों ने हमें बताया कि असल में मनुष्य वही है जो खुद से पहले दूसरों की सोचे, बेजुबानों के काम आए और इसके साथ ही एक संदेश भी दिया। संदेश था प्रकृति के संरक्षण का। मिलिए अलीगढ़ के इगलास के गांव दुवेंडी निवासी देवकी नंदन शर्मा से, जिन्होंने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ठानी और ऐसे में उन्होंने संकल्प लिया प्रकृति के संरक्षण का। पर्यावरण में सहायक पक्षियों की घटती संख्या से चिंतित इन्होंने एक अनूठी पहल करते हुए पक्षी घर का निर्माण कराया है। ये पक्षी घर 60 फुट ऊंचा है और इसमें 512 फ्लैट बने हुए हैं, जिसमें पक्षी आसानी से रह सकते हैं। फ्लैट का निर्माण इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक मौसम में वो पक्षियों की सुरक्षा के लिए अनुकूल है। अब आसपास के लोगों की सुबह इन फ्लैटों में पक्षियों की चहचहाहट सुनकर ही होती है। आज से लगभग 15 साल पहले तक नन्ही सी चिड़िया गौरैया सुबह सवेरे ची ची चू चू करती दिखाई दे जाती थी, लेकिन आज लोग इसकी आवाज तक सुनने को तरस रहे हैं। पर्यावरण के संतुलन के लिए चिड़ियों का होना भी जरूरी है और गौरैया का चहचहाना भी। गौरैया को बचाने के लिए उदयपुर के ललित लोहार ने एक अनूठी पहल की है। गौरैया के लिए उन्होंने अपने घर में घोंसले बनाए हुए हैं। उनकी इस कोशिश से पिछले 7-8 सालों में गौरैया की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है।
ये तो बस एक झांकी है। अनेक ऐसी खबरें रहीं जो साल 2023 में दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन आधे घंटे के इस प्रोग्राम में इतनी सारी खबरों को समेटकर आप तक पहुंचा पाना मुश्किल था, इसलिए कुछ चुनिंदा खबरों को हमने आप तक पहुंचाया। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हम आशा करते हैं कि जितना खास साल 2023 रहा, साल 2024 उससे भी ज़्यादा ख़ास हो, खूबसूरत हो और नए नए कीर्तिमान स्थापित करें और बहुत सारी अच्छी खबरें समेटकर हम आप तक पहुंचाएं। आप सभी के लिए साल 2024 बहुत शुभ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।